नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। रुक करते हैं आज के खास कार्यक्रम की ओर। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे। सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारियां सुपर स्पीड मोड पे है। अगस्त में पहली लिस्ट के बाद सोमवार को बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 39 नाम थे। इस लिस्ट में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के नाम भी शामिल हैं। मंगलवार को पार्टी ने अपनी तीसरी सूची जारी की, जिसमें सिर्फ एक नाम है। बीजेपी ने अमरवाड़ा विधानसभा सीट से मोनिका भट्टी को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अमरवाड़ा से मोनिका भट्टी के नाम पर अपनी मंजूरी दे दी है। मोनिका भट्टी कुछ दिनों पहले ही बीजेपी में शामिल हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें पार्टी की सदस्यता भी दिलाई थी। मोनिका भट्टी ने पिता मनमोहन शाह भट्टी भी छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट से विधायक रह चुके हैं। मोनिका भट्टी बीजेपी में आना और अब टिकट हासिल करना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा है। बता दें कि कमलनाथ को उनके ही गढ़ छिंदवाड़ा में घेरने के लिए बीजेपी लगातार नई रणनीति बना रही है। इसी रणनीति के तहत एमपी चुनाव 2023 में बीजेपी ने आदिवासी अंचल अमरवाड़ा की गोंडवाना सीट पर एक दांव भी चला। गोंडवाना पार्टी की नेत्री और पूर्व विधायक मनमोहन शाह भट्टी की बेटी मोनिका शाह भट्टी को बीजेपी ने अपनी पार्टी की सदस्यता दे दी। सीएम शिवराज ने अपने हाथों से सदस्यता दिलाई। यह वही सीट है जहां से कभी गोंडवाना नेता मनमोहन शाह भट्टी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन कर छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ को सीधी चुनौती दी थी। इसी पर हम चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक सिंघई जी भी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम सीधे तौर पर बात करेंगे। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मेरा पहला प्रश्न होगा, भाजपा ने कल ही 39 लोगों की लिस्ट जारी की, जिसके बाद आज एक नाम की तीसरी लिस्ट जारी करने की क्या कुछ वजह रही है? बिल्कुल, दरअसल में दिव्या जी, जैसा भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, इस समय चुनाव की तैयारियां काफ़ी पहले शुरू कर दी थी उसने, और भाजपा संगठन इस बार दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पी रहा है। पिछले चुनाव में जो उसके साथ गड़बड़ी हो गई थी, कुछ मतों से कुछ सीटें हार गए थे और बहुमत पीछे रह गए थे और उनकी सरकार नहीं बन पाई थी। तो वो जो गड़बड़ी पिछली बार हो गई थी, इस बार वो गड़बड़ी सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। तो पिछली बार जो चुनाव में ब्राह्मण वर्ग और आदिवासी वर्ग ये जिस तरीके से अलग हुए थे, उसके कारण बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। और पिछली बार कांग्रेस का जो वोट बैंक है, जो आदिवासी और दलित पिछड़ा वर्ग और खासतौर से अल्पसंख्यक वर्ग, ये कांग्रेस के साथ में जुड़ गया था। जो वोट पिछले कई सालों से भटक रहा था, वो कांग्रेस के साथ में जुड़ गया था और आदिवासी जो बहुत बड़ा वोट बैंक था, वो पिछली बार बीजेपी से अलग हो गया था। इस बार वो मलहम पट्टी की जा रही है और आदिवासियों को खास तौर से खुश करके अपने साथ में रखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत समय से, आप ये देखें कि भोपाल में इतना बड़ा जो रानी कमलापति स्टेशन है, उनके नाम रखा गया। पूरा आदिवासी वोट बैंक के लिए बीजेपी ने काम किया है, जो नाराज हो गया था पिछले कई सालों से। भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा नहीं है, कांग्रेस की शक्ति थी और सालों मेहनत की है। भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक उस क्षेत्र में कैंप करते रहे, वहाँ के सोशल डेवलपमेंट में उन्होंने बहुत काम किया है। बच्चों की शिक्षा हो, उनके रोजगार हो, उनके स्वास्थ्य हो, इन सब चीज़ों पे बहुत काम किया था। लेकिन पिछले चुनाव में कमलनाथ जी ने रणनीति बहुत अच्छी अपनाई थी और उनने कांग्रेस के पुराने वोट बैंक को खींच लिया था। उसके लिए बाकायदा अभियान चलाया था उनने। तो वो जो चीज़ थी, पिछली बार आदिवासी वोट बैंक अलग हो गया था, बीजेपी ने इस बार वो वोट बैंक को अपने साथ में किया है और मोनिका भट्टी को भी लेके आने का कारण बहुत बड़ा है। जिस तरीके से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी खासतौर से छिंदवाड़ा और दमोह के नोहटा, यहाँ खासतौर से इनका पैकेट्स थे और उनके बीच में बड़ा देव को लेके, जिस तरीके भगवान उनके हैं, जो बड़ा देव को लेके सबको एकजुट किया गया था, वो सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने पक्ष में ले आई है। और ये मोनिका जी को जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ऊपर से उतार दिया गया है, ऐसा नहीं है, ये रणनीतिगत किया गया है।
अब आप ये देखें दूसरी लिस्ट में जिस तरीके से पुराने कई दिग्गज नेताओं को खड़ा किया गया है, तो शिवराज जी के बारे में जो ये कहा जा रहा था कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उस एंटी इनकम्बेंसी को कंपनसेट करने के लिए बड़े बड़े दिग्गजों को उतारा गया है और सांसदों को भी उतारा गया है। तो ये सब चीज़ें जो है बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है और हमें लगता है कि ये बीजेपी ने अच्छा कदम उठाया है और मोनिका भट्टी को टिकट देके आदिवासियों की एक बहुत बड़ी मांग को उन्हें पूरा किया है। देखिए, कहीं ना कहीं पहली लिस्ट में भी भाजपा के 2 लोग ऐसे शामिल थे कि पैरासूट लैंडिंग हुई थी उनकी, तुरंत भाजपा ज्वाइन किया था और भाजपा ने उनको टिकट दिया था। वहीं अब बात कर ले तो तीसरी लिस्ट में मोनिका भट्टी का नाम जुड़ चुका है। क्या वजह है, आखिर भाजपा पैरासूट लैंडिंग क्यों कर रही है? बिल्कुल आपका कहना वाजिब है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला। दरअसल में भारतीय जनता पार्टी में इतना ज़्यादा कार्यकर्ताओं की संख्या है और जो समर्पित कार्यकर्ता हैं वर्षों से काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमें भी टिकट मिले, लेकिन टिकट तो किसी एक को मिलेगा। अब वहाँ पे भी यदि बीजेपी ये रणनीति नहीं अपनाती तो कांग्रेस को जाहिर सी बात है कि माइलेज मिल जाता। तो बीजेपी की रणनीति संगठन ने बनाई है और हमें लगता है कि वो चुनावी रणनीति है, किसी घिसी पिटी रणनीति परिपाटी पे नहीं चलना चाहिए। और बीजेपी ने वो अच्छा काम किया है कि जड़ता नहीं अपनाई है और जड़ता ना अपना के जो ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है, उस हिसाब से फैसले लिए हैं। तो हमें लगता है कि ये ठीक फैसला है। देखिए, स्टेट्स का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये केंद्र से डिसाइडेड होता है सब चीजें। तो केंद्र पर क्या किस तरह की दबाव बनाए गए कि आखिर मोनिका भट्टी का नाम ही सामने आया है? बिल्कुल, दरअसल में मनमोहन भट्टी जो थे, मनमोहन शाह भट्टी, उनको आदिवासियों के बीच में बहुत अच्छा लीडर माना जाता था और उनकी एक साख थी। तो वो साख बीजेपी भुनाना चाहती है और इसलिए उनकी बेटी को आगे किया गया है। जी। और कांग्रेस की क्या वजह है? भाजपा तो लगातार लिस्ट जारी कर रही है, कांग्रेस ने अभी तक एक भी लिस्ट जारी नहीं की है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि कांग्रेस इस समय भ्रम की स्थिति में है। दरअसल में कांग्रेस में संगठन तो पिछली बार भी नहीं था, लेकिन कांग्रेस में कमलनाथ जी ने वो पुराना फार्मूला अपनाया था जो समाज के अलग अलग वर्गों के बीच में कांग्रेस ने अपनी पैठ बनाई हुई थी। उन वर्गों को कांग्रेस ने रिवाइव किया था पिछली बार। इस बार वो वोट बैंक उनका जो था आदिवासियों का, वो छिटक गया है। इस बार वो कांग्रेस के बहकावे में नहीं आ रहा है, तो इसलिए कांग्रेस खुद असमंजस में है और वो उसको समझ में नहीं आ रहा कि 36 सीटें हैं जिन पे आदिवासी वोट बैंक डिसीजन मेकर होते हैं, तो अब उनके बीच में कैसे काम किया जाए, ये कांग्रेस की समस्या है। अभी क्या कुछ निर्णय कांग्रेस की ओर से सामने आएंगे, ये लिस्ट पे लिस्ट भाजपा जो जारी कर रही है इसको लेकर? नहीं, बिल्कुल आएंगे, इसी तरह से आएंगे और कांग्रेस भी अच्छे कैंडिडेट्स को उतारेगी। दरअसल में क्या है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और वो चाहते हैं कि हमें टिकट मिले। तो अभी जो कांग्रेस से कुछ भाजपा से कुछ कांग्रेस में जा रहे हैं, उसकी वजह भी है क्योंकि भाजपा में तो इतनी बड़ी फहरिस्त है कार्यकर्ताओं की कि अब किस किस को टिकट दिया जाए। तो लोग बाग ये सोच के कांग्रेस में जा रहे हैं। तो ये हमें लगता है कि ये इसमें ज़्यादा कुछ अच्छा है। यदि नीति से हटके भी लोग काम करते हैं और जनता उनको चुनती है तो ठीक है। वैसे भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विचारधारा को लेकर बात कर रही है और विचारधारा के आधार पर लोगों को खड़ा करती है, तो उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का संगठन थोड़ा कठिन माना जाता है। लेकिन कांग्रेस में तो ऐसी कोई नियम है नहीं। कांग्रेस में तो जो साथ में जो अवसर में जो जीतता है वो उनका नेता हो जाता है। तो कांग्रेस के साथ में ऐसी शर्तें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप भी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन को लेकर काम करती रही है। तो संगठन के लोग ज़्यादा आरोप लगाते हैं कि भाई जब हम इतने सालों से काम कर रहे हैं तो आप बाहर से कैंडिडेट क्यों लेके आ रहे हैं। पर चुनावी रणनीति तो जीतने की है ना जी। जो जीतेगा उसको देना पड़ेगा। देखिए, ये जो मोनिका भट्टी का नाम सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी तीसरी लिस्ट में भी इनका नाम शामिल कर सकती थी या फिर कल जो 39 लोगों के नाम आए हैं उस लिस्ट में एक नाम और जोड़कर 40 भी कर सकती थी। आखिर ये एक देने का क्या था? क्या ये कांग्रेस को डराने के लिए किया जा रहा है? हाँ, ये भी हो सकता है, कांग्रेस को डराने के लिए भी किया जा रहा है। और वास्तव में कांग्रेस को ये मैसेज तो देना जरूरी था कि आपका जो आदिवासी वोट बैंक जो आपने पिछले चुनाव में हड़प लिया था, वो वोट बैंक अब आपके साथ में नहीं है। तो बिल्कुल आपका आकलन ठीक है कि एक अकेले कैंडिडेट को देके भारतीय जनता पार्टी दो शिकार करना चाहती है। एक तो वो आदिवासियों के बीच भी मैसेज देना चाहती है और दूसरा कांग्रेस को भी मैसेज देना चाहती है। आप ये देखें, मोदी जी आए थे अभी परसों 25 तारीख को। मोदी जी ने
खुल के कांग्रेस पे आरोप लगाए और ये जी। कहा कि कांग्रेस जो है जंग लगा हुआ लोहा है, धीरे धीरे करके ये खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके की बात कहना, कोई भी आदमी, कोई भी संगठन अपनी बात भी, अपनी बढ़ाई भी करता है और विपक्षी को डोमिनेट भी करता है। तो ये उसी रणनीति का हिस्सा है कि आदिवासी वोट बैंक जो पिछले बार कांग्रेस ने हड़प लिया था, वो अब उसके साथ में नहीं, ये मैसेज देना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है ये मैसेज इस बार दे दिया गया है। जी, कहीं ना कहीं ये भी मान सकते हैं कि उनके पिता मनमोहन शाह भट्टी बालाघाट के बेहर में पंचायत इंस्पेक्टर थे, इसलिए मोनिका भट्टी का नाम लिस्ट में जारी किया गया है। अब ये तो है, अब वो तो इतिहास की बात हो गई है। दरअसल में मनमोहन जी के बारे में जो खास तौर से आदिवासी वोट बैंक, आप ये देखें कि वो पूरा बालाघाट का बेल्ट जो है, वहाँ पे नक्सलवादी गतिविधियां चलती थी और नक्सलवादियों ने पिछले चुनाव में बहुत बार्गेनिंग की थी। जी। अब इस बार वो स्थिति नहीं है। अब आप देखें, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने पुराने मंत्री को मंत्री बनाया फिर से, जबकि इतने लंबे समय तक बिसेन साहब को मंत्री नहीं बनाया गया था, लेकिन बिसेन साहब को चुनाव के पहले मंत्री बनाया और खासतौर से विंध्य क्षेत्र से राजेंद्र शुक्ल जी को बनाया गया। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो क्षेत्रीय असंतुलन था इनके मंत्रिमंडल में, उसको लास्ट मूवमेंट पे संतुलित किया है। जी। और आदिवासी वोट बैंक के लिए बिसेन साहब जिस तरीके से वहां काम करते, बालाघाट में बड़े लोकप्रिय आदमी हैं वो, और पिछले 8 चुनाव से लगातार वो जीतते रहे, तो वो अपनी बेटी के लिए, मौसम बिसेन के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारे पहले बेटी आ जाए। बेटी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता भी है, लेकिन खास तौर से आदिवासी वोट बैंक में तो आपको आदिवासी ही चाहिए जिसके बारे में ये कहा जा सके कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को लेकर साथ में चल रही है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया है और हमें लगता है कि ये फैसला अच्छी राजनीतिक समझ का नतीजा है। जी, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं ये फैसला जो मोनिका भट्टी को चुनने का लिया है, ये सीधे तौर पर माना जा सकता है कि आदिवासियों के वोट के लिए किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल साफ है, आदिवासी के वोट के लिए किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं। कमलनाथ को इससे बड़ा झटका भी लगा होगा। कमलनाथ या कांग्रेस की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? आप ये देख रहे हैं कमलनाथ जी कितने बौखला रहे हैं। इंदौर में जिस तरीके से उन्होंने पत्रकारों के बारे में कहा, उनको धक्के देके बाहर निकलवा दिया। आप ये देखें, ये साफ बौखलाहट है। कमलनाथ जी को ये समझ में आ रहा है कि इस बार तो हमारे पासे उल्टे पड़ते जा रहे हैं। तो इसलिए ये चुनाव के पहले कांग्रेस को, खासतौर से कमलनाथ की रणनीति को बड़ा झटका है। जी, अब कांग्रेस की ओर से कब क्या लिस्ट आने वाली है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? अब आने वाली है कांग्रेस की लिस्ट, आचार संहिता लगने वाली है, जल्दी लगने वाली, 7 तारीख तक है, अनुमान लगाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इसके पहले ही आ जाएगी कांग्रेस की लिस्ट। क्या पहली लिस्ट में ही सारे नाम दे दिए जाएंगे कांग्रेस की ओर से? बिल्कुल संभव है, कांग्रेस एकमुश्त दे सकती, क्योंकि अब उनका विचार मंथन हो चुका है, प्रक्रिया हो चुकी है। भाई देखो, उन्होंने जिस तरीके से अपना चुनाव अभियान समिति का प्रोग्राम पहले रख दिया था, फिर उसके बाद में अब वो कार्यकर्ताओं पे भी काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी लगातार भाग रहे हैं और जितने भी नाम हैं वो भी लगभग हाईकमान के बीच में और उनके बीच में रखे जा चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, जल्दी से जल्दी कांग्रेस की भी सूची आना चाहिए। किस तरह के बड़े नेता होने की संभावना जताई जा रही है कांग्रेस की लिस्ट में? नहीं, कांग्रेस के पास में ये विकल्प नहीं है। आप ये देखें कि कांग्रेस के लीडर्स को, अब आप ये देखें, बहुत लंबा अंतराल हो गया है। मध्य प्रदेश में 20 साल हो गए हैं कांग्रेस सत्ता से बाहर है, और ऐसे में कांग्रेस के नेताओं को लोग भूल चुके हैं। कांग्रेस के नेताओं की अच्छाइयां भी भूल चुके हैं, बुराइयां भी भूल चुके हैं। बस केवल एक बुराई याद है, वो दिग्विजय सिंह जी की। अब नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनने कहानियां सुनी है कि दिग्विजय सिंह का शासन ऐसा खराब था, वैसा खराब था, लेकिन उनने नेता तो देखे नहीं है। अब नई पीढ़ी जो बहुत बड़ी मात्रा में युवा वर्ग है, जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, उनको ये अभी नहीं मालूम है कि कांग्रेस के नेता कैसे होते हैं। तो कांग्रेस के नेता कुछ भी कहें, आज उनके अच्छे काम तो नहीं है सामने, तो कांग्रेस के लिए तो दिक्कत है। अब वो किसको लीडर्स बना के उतारती है, किसको चुनाव में उतारती है, ये उनकी रणनीति का हिस्सा रहेगा। वो पिछले चुनाव में तो कामयाब हो गए थे, इस बार जाहिर सी बात है उनके लिए चुनौती ज्यादा है, क्योंकि उनका जो वोट बैंक उनके साथ में आ गया था, पुराना वोट बैंक लौटाया था, वो इस बार बीजेपी ने वापस छीन लिया है जी। तो इसलिए कांग्रेस के लिए तो दिक्कत है। अभी भाजपा अपनी तीसरी लिस्ट कब जारी कर सकती है? अब भाजपा की तो तैयारी लगातार चल रही है, लगातार उनका काम चल रहा है। आप ये देखें, संगठन के स्तर पर, चूंकि सत्ता भी उनकी इतने सालों से थी, और भारतीय जनता पार्टी को, मध्य प्रदेश को खासतौर से भाजपा का प्रयोगशाला माना जाता है जी। तो सबसे ज्यादा काम यहाँ पे होता रहता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो कार्यकर्ताओं के बीच में और नेताओं के बीच में जो संवाद है वो भी लगातार है, उनका फीडबैक भी है। हर नेता का, हर कार्यकर्ता का पूरा इतिहास उनके पास में है।
तो उस लिहाज से उनका होमवर्क तगड़ा है। तो वो हिसाब से चुनाव, जैसे ये एक अकेला नाम दिया उनने और मौका देख के दिया कि हमें आदिवासी वोट बैंक के लिए मैसेज देना है। हो सकता है उनके बाद में कोई और रणनीति हो। अभी जैसे उनने, आप ये देखें कि शिवराज जी अकेले लीडर थे, लेकिन उनने इतने बड़े केंद्रीय मंत्रियों को उतारा और एक साथ कई लोगों को, कई बड़े चेहरों को उतार दिया। तो जाहिर सी बात है, जो शिवराज जी के बारे में एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी मलहम पट्टी कर ली है। तो हो सकता है वो रणनीतिवश कोई समय देख के उतारें, लेकिन उनकी सूची तो लगभग तैयार है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि नेता मोनिका भट्टी के पिता मनमोहन शाह भट्टी बालाघाट के बैनर में पंचायत इंस्पेक्टर थे। इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर राजनीति में आने का फैसला लिया। अब बात करें मोनिका भट्टी की, तो इसके बाद साल 2003 में विधानसभा चुनाव में निर्दलीय विधायक का चुनाव लड़कर कांग्रेस और भाजपा को हराकर चुनाव जीत गए थे। हालांकि 2008 में वह चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन तब तक अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी कांग्रेस और भाजपा के लिए बड़ी चुनौती भी बन चुकी थी, क्योंकि 2019 के चुनाव में विधानसभा लोकसभा में गोंडवाना को अच्छे खासे वोट मिले थे। बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देने वाले नेता की कोरोना संक्रमण के बाद भोपाल के चिरायु अस्पताल में 2 अगस्त 2020 को उनका निधन हो गया था। उनके निधन के बाद राजनीति विरासत उनकी बेटी मोनिका भट्टी ने संभाल ली। हालांकि छिंदवाड़ा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी 2 अलग अलग दल बन गए हैं, लेकिन मोनिका शाह अभी अखिल भारतीय गोंडवाना का दायित्व संभाल रही है। अब देखना होगा मोनिका भट्टी के आने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा, क्या आदिवासी जो है भाजपा को वोट करेगी। अब ये आने वाला समय ही बताएगा। और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।